हेलो स्टूडेंट, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में मैं सुशील कुमार टाक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के पेपर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी। इसका दूसरा नाम साइटोलॉजी। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि साइटोलॉजी अपन किसे कहेंगे। साइंस की वह ब्रांच जिसमें सेल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को अपन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के नाम से उसे जानते हैं। आप देखेंगे कि आपके बॉटनी के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप क्रैक करने के लिए अपन थोड़े यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन जो है वो देंगे। तो पहले आप लोग देखेंगे कि साइटोलॉजी के लिए अपन देखते हैं कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ओ हर्टविग या रॉबर्ट हुक। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी के यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, ओ हर्टविग या रॉबर्ट हुक। यह क्वेश्चन आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी। मॉडर्न सेल बायोलॉजी के जनक कौन है? तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सीपी स्वानसन। फिर तीसरी अपन बात करें, यही क्वेश्चन आपको इस रूप में भी देखने को मिल सकता है, फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा AK शर्मा। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि साइटोलॉजी किसे कह रहे हैं अपन, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी कौन है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो हो गया आपका साइटोलॉजी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं, जैसा कि अपन ने देखा है कि साइटोलॉजी में अपन क्या करेंगे, सेल और सेल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की स्टडी करेंगे। तो यहां पर अपन शुरू कर रहे हैं सेल के बारे में। आपने परिभाषा पढ़ी हुई है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। कैसे होती है देखते हैं अपन। ये एक सेल है और मान लीजिए इस सेल से ये बन गया एक एनिमल, या कुछ भी कह सकते हैं अपन, प्लांट वगैरह कुछ भी बन सकता है। एक सेल है, कई सारे सेल मिले, क्या बन गया, बॉडी। आपने क्रम पढ़ा हुआ है, सेल कोशिका से क्या बनते हैं, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बन रहा है, टिश्यू सिस्टम, बॉडी, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल क्या हो गई, स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है। फिर अपन कहते हैं फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, सर्वाइवल करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी इसके अंदर, वो सारी की सारी क्रियाएं क्या हो रही है, फंक्शनल रूप से आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के रूप में आप लोगों को सेल का जिक्र जो है वो देखने को मिलेगा। अपन बात करें कि सेल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि आपके सबसे पहले रॉबर्ट हुक का आप लोगों को जिक्र देखने को मिलेगा। रॉबर्ट हुक, इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम क्या है, माइक्रो
ग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया के अंदर इन्होंने दो शब्दों का जिक्र किया है। फर्स्ट नंबर है आपका लैटिन वर्ड। अब ये लैटिन वर्ड कौन सा है, इन्होंने यूज लिया सेला, और सेला का मतलब क्या होता है, होलो स्पेस, रिक्त स्थान। यानी कि इन्होंने क्या किया, कार्क कोशिका के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान खाली स्थान देखा है, उसको इन्होंने लैटिन शब्द में सेला नाम दिया है। फिर दूसरा ग्रीक वर्ड यूज में लिया। ग्रीक वर्ड कौन सा इन्होंने काम में लिया, काइटोस, और काइटोस से क्या बन गया, सेल जो है उसका फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। यानी कि सेल शब्द की उत्पत्ति रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले की गई। फिर आए एंटोनी वॉन ल्यूवेन। इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल्स की स्टडी की। अब लिविंग सेल्स में कौन से हैं आप लोगों के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा, ब्लड सेल्स के बारे में, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में इन्होंने देखा, और उसके बाद में सेल के बारे में जिक्र किया। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की डेफिनेशन क्या है, इस सेल शब्द का निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ है, वो सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करेंगे सेल के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा सेल थ्योरी। यह सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, इससे रिलेटेड भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है, मैथियास जेकब स्लाइडन एंड थियोडर स्वान। इन्होंने क्या दिया है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी में आप लोग देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत में यह बताया गया है कि कोशिका जो है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरी बात, सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। इसी के साथ में तीसरा इसमें यह बताया गया है कि कोशिका जो है वो स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम होती है। यह सारा का सारा किसके द्वारा बताया गया है, स्लाइडन और स्वान के द्वारा सेल थ्योरी के अंदर बताया गया है। इसी सेल थ्योरी के बाद में आया मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर दो कुछ बातें एक्स्ट्रा बताई गई। यहां पर यह बताया गया है कि कोशिका आनुवंशिकी की इकाई भी है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो ये आनुवंशिकी की इकाई के रूप में भी जानी जाती है। फिर दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर एक निश्चित केंद्रक की उपस्थिति होती है। तो ये आपका सारा का सारा बताया गया मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस आप लोगों को देखने को मिले। वो एक्सेप्शंस कौन से हैं, आप लोग देखेंगे कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे जीव जो है वो कोशिकीय ही हो। जैसे कि अपन देखें वायरस अकोशिकीय रूप में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर आप लोगों को एक निश्चित केंद्रक जो है वो देखने को मिले, क्योंकि यहां पर आप लोग देखेंगे कि कुछ आपके जो है, जैसे कि शैवाल की बात करें अपन, वोचेरिया है आपका, उसके अंदर क्या है, एक से अधिक केंद्रक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो सेल थ्योरी क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, क्या कुछ इनकी विशेषताएं हैं, वो आप लोगों ने देखी। इसके बाद में
आप लोगों को सेल बायोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा, जहां से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना है, वो है आपका एक साइंटिस्ट है आपके रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने अपना एक वर्ड यूज लिया है, क्या? ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? रुडोल्फ विर्चो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने की संभावना है कि ओमनिस सेलुला, ई सेलुला या पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, ये किसने कहा है? रुडोल्फ विर्चो ने। तो यहां पर तो जनरल बातें हो गई आप लोगों की डिस्कवरी से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड। आगे अपन बातें करते हैं इसके साइज के बारे में। कोशिका की साइज, अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं आप लोग देखेंगे 0.1 माइक्रोन से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। 1 मिलीमीटर का आप लोग देखेंगे कि यहां पर 1000 माइक्रोन तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्मॉलेस्ट सेल के रूप में माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि आपको देखने को मिलेगा 0.1 टू 0.3 माइक्रोन के रूप में। अगर अपन बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो आप लोग देखेंगे यहां पर ऑस्ट्रिच, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी साइज इस साइज के रूप में। इसी को अपन बात करें प्लांट के परिप्रेक्ष्य में, तो आप लोग देखेंगे कि लार्जेस्ट प्लांट सेल की अपन बात करते हैं तो एक है आपका रेमी घास, जिसको अपन बोलेंगे रेमी, वो है मेरिया नीविया। यह आप लोगों को देखने को मिलेगा 55 सेंटीमीटर के रूप में। तो 2-3 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, क्या साइज है? 0.1 से 0.3 माइक्रोन। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच, एक शुतुरमुर्ग का अंडा, यह है आपका 17 × 15 सेंटीमीटर के रूप में। फिर है बोहेमिया नीविया रेमी घास, इसकी लंबाई है 55 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर के रूप में। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने देखा है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। अगर अपन बातें करें कि सेल जो है वो किस किस टाइप की होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संख्या के आधार पर अपन बात करें तो आप लोगों ने देखा है एक तो यूनिसेलुलर आप लोगों को देखने को मिलता है और एक आप लोगों को देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की अगर अपन बातें करें, यूनिसेलुलर किसे कहेंगे? ऐसे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है उनको अपन क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। जैसे कि आपका इसके अंदर शामिल है यीस्ट है, डाइटम्स है। मल्टी सेलुलर की अपन बातें करें, ऐसे जीव जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से हुआ है तो उसको अपन मल्टी सेलुलर कहेंगे, जिसके अंदर आप लोगों का शामिल है जैसे कि अपन कहें कि एलगी है, फंजाई वगैरह जो है वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। फिर अपन बात करें, आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर पढ़ा भी होगा आपने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा अंतर है इनके अंदर। आपने देखा प्रो मीन्स क्या होता है? प्रीमिटिव, और कैरियो मीन्स क्या होता है? कैरियोन। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। इसी तरह से यहां पर आप देखें यू मीन्स वेल
ऑर्गेनाइज्ड, और कैरियो शब्द न्यूक्लियस के लिए यूज में। तो यहां पर सिंपल सी ध्यान में रखनी है आपको, जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो क्या है, आपकी यूकैरियोटिक सेल। अब कैसे पहचानेंगे कि प्रिमिटिव सेल है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है? तो न्यूक्लियस की आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी हुई है कि न्यूक्लियस क्या है आपका भाई, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये इसकी डबल मेम्ब्रेन्स हो गए, ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए। आपने पढ़ा हुआ इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है, इस लिक्विड को अपन क्या कहते हैं, ये तो हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियर शेप, या जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी के साथ आपने देखा है यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, वो पाया जाता है। और एक गोलाकार स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये पूरी आपके केंद्रक की स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसी से अपन डिफाइन करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होगी, यूकैरियोटिक सेल कौन सी होगी। अगर सेल्स के अंदर ये सारे कंटेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब सेल कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है। यानी कि यहां पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मोस्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। जिस सेल के अंदर ये है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में इनमें और कुछ अंतर है जिनकी अपन बातें करेंगे। कंपैरेटिवली देख लेते हैं अपन इस चीज को। ये लीजिए, ये तो है आपके करेक्टर। इधर ले रहे हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल, इधर अपन ले रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। करेक्टर में अपन बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में। तो आप लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट के अंदर आपने कहा कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है। यानी कि यहां पर क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस अब्सेंट है, जबकि यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। अब वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब आप लोग देख सकते हैं, दूसरा ये भी अपन कह सकते हैं कि आपने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये आपका पूरा का पूरा मटेरियल था। सपोज कीजिए कि ये नहीं है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल कहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है तो इसको अपन ने नॉमिनेट किया हुआ है। ऐसे जेनेटिक मटेरियल को अपन क्या कहेंगे, या ऐसे न्यूक्लियस को अपन क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसको न्यूक्लियोइड, या इसका दूसरा नाम जीनोफोर, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस। किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है तो पूरा का पूरा मटेरियल साइटोप्लाज्म में या जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति को अपन क्या करें, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जान रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस अब्सेंट है, इसका मतलब कि यहां पर आपको जीनोफोर के रूप में न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के बाद में अपन बात करें न्यूक्लियर मटेरियल की। आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मटेरियल है यहां पर किस रूप में है, अभी आपने कहा जीनोफोर
4 के रूप में या न्यूक्लियोइड के रूप में या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जबकि यहां किस रूप में देखने को मिलेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो न्यूक्लियस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर अपन बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो आपने कहा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। फिर आपने कहा न्यूक्लियोलस यहां अब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। फिर आपने कहा डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैसा देखने को मिलेगा, मोस्टली सर्कुलर, जबकि यहां पर आपको कैसा देखने को मिलेगा, स्पाइरल। ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर अपन बात करें हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, क्योंकि आपका डीएनए जो है सेल के अंदर पाया जा रहा है, डीएनए की लंबाई काफी ज्यादा है, तो सेल की साइज छोटी है, उस साइज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को रखना है तो डीएनए की क्या करनी पड़ती है, कोइलिंग करनी पड़ती है। और कोइलिंग किसके थ्रू होती है, आप लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या यूज लिया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यूज में ली जाती है। तो हिस्टोन प्रोटीन आप लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट के अंदर अब्सेंट है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर क्या है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तो सारे कुछ इतने अंतर देखे आप लोगों ने। इसके बाद में अपन बात करें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स की। झिल्ली युक्त कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब झिल्ली युक्त कोशिका कौन से हैं, आप लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने पढ़ा है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम्स है। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर अपन बात करें रेस्पिरेशन, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैसे होगा, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैसे होगा। तो आप लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग वगैरह होकर यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मीजोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके द्वारा आप लोगों का रेस्पिरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये काम कहां पर हो रहा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में अपन बातें करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें करें तो प्रोकैरियोट में आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट अपन इसकी बातें कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स के रूप में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को देखने को मिलता है माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सारे के सारे देखने को मिलते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, प्लांट सेल्स हो गया, एनिमल सेल्स हो गया। तो ये सारे अंतर आप लोगों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अपन बातें कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की तरह, क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल जो हैं उनमें भी आप लोगों को काफी सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, कुछ समानताएं होती है, उसके बावजूद उनमें कुछ अंतर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनकी अपन बातें करते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर आप लोगों को क्या कुछ अंतर देखने को मिलेंगे।
ये है आपकी प्लांट सेल और ये है आपकी एनिमल सेल। क्या कुछ अंतर इनके अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करें अपन सेल वॉल, कोशिका भित्ति। प्लांट सेल के अंदर आप लोगों ने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक रिजिड आवरण पाया जाता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, सेल वॉल। प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट है। फिर इसके बाद बात करें अपन वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। आप लोगों ने देखा कि प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है, जबकि एनिमल्स के अंदर ये रिक्तिकाएं या तो एब्सेंट होती है और प्रेजेंट है तो छोटी या क्षणभंगुर टाइम तक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर भी प्रेजेंट भी हो सकती है। वैक्यूल्स के बाद में अपन बात करें सेंट्रोसोम, जिसको आप बोलते हैं तारक काय। ये सेंट्रोसोम क्या काम करता है, आपने कोशिका विभाजन पढ़ा, उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और स्पिंडल फाइबर के थ्रू आपके क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो ये सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट है तो आप कहेंगे कि इसके अंदर ये आपका जो सेल डिवीजन है वो कैसे होगा। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर किसके द्वारा बनाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइसोसोम, जिसको अपन डाइजेस्टिव बॉडी भी बोलते हैं। ये लाइसोसोम प्लांट के अंदर मोस्टली एब्सेंट है, लेकिन एक आपको देखने को मिलेगा न्यूरोस्पोरा, इसके अंदर आपको लाइसोसोम देखने को मिलेंगे। एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है। फिर अपन बात करें गोल्जी बॉडी। प्लांट के अंदर कम विकसित गोल्जी बॉडी पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम, जबकि एनिमल सेल के अंदर आपकी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। वही सेल डिवीजन की बात करें अपन, आपने कहा सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, एक किसका डिवाइडेशन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है। न्यूक्लियस का डिवाइडेशन क्या कहलाता है आपका, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियो शब्द अपन ने कहां पर काम में लिया है, न्यूक्लियस के संदर्भ में काम में लिया है, कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन आपका क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। अब यहां पर देखिएगा आप, ये आपकी सेल है और एक सेल से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। आपका सेल डिवीजन के अंदर आप लोग पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद में आपका साइटोकाइनेसिस आ जाता है। तो यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन कहां से, केंद्र से शुरू होकर परिधि की तरफ सेल प्लेट बनने का प्रोसेस चल रहा है। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल प्लेट बनती है केंद्र से परिधि की तरफ। तो इस चीज को अपन क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का साइटोकाइनेसिस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनिमल्स की बात करें तो वहां पर सेल प्लेट तो बनेगा नहीं, इसके अंदर क्या होगा, इन्वर्जन की क्रियाएं जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये क्या हो रहा है, परिधि से केंद्र की तरफ जा रही है। तो यहां पर किस प्रकार का है, ये आपका सेंट्रीपेटल प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा आप लोगों का साइटोकाइनेसिस, या अपन कह सकते हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में आप लोगों को डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेंगे।
इसके बाद में अपन बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल, एक सेल के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।